पहले मैं यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखता हूं, ठीक है भाई। उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे क्या है वो। मैंने एक फंक्शन लिखा, लेट्स से टेस्टिंग नाम से कोई फंक्शन बनाया, ठीक है भाई। लेट ए लिखा इक्वल टू में 10, लेट बी इक्वल टू में लिखा मैंने 20, सिंपल। उसके बाद मैंने यहां से रिटर्न किया एक एनॉनमस फंक्शन, ठीक है भाई। हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं एनॉनमस फंक्शन भी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लॉग किया ए प्लस बी। क्लियर भाई। अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग को कॉल करता हूं, क्या आएगा आउटपुट में? क्या आएगा? 30 आएगा। और भाई 30 आएगा? भाई कुछ नहीं आएगा। ओपन करके देखते हैं। इंस्पेक्ट किया, कंसोल गए, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा ऐसा क्यों? मैंने यहां पे लिखा लेट ए, या फिर यहां पे लिखा टी नाम से बना लिया वेरिएबल, और यहां पे लॉक किया आपका टी। अब आउटपुट देखो, क्या रिटर्न कर रहा है ये? जो मैंने वहां पे फंक्शन रिटर्न किया था वो रिटर्न कर रहा है ना भाई। जबकि रिटर्न अगर आप देखो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था। चलो भाई समझ में आता है, यहां तक हमारा क्लियर है। गेट बंद कर दी। यहां तक तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये रिटर्न कर रहा था, और आपने रिटर्न करके एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो इसने इसका डेफिनेशन क्या कर दिया, यहां जाके स्टोर कर दिया, ठीक है भाई। और फिर आपने यहाँ पे इसको लॉक किया तो ये वाला पार्ट आपका यहां पर दिख गया, परफेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इसके नीचे जाके टी को कॉल करता हूं। फंक्शन रिटर्न कर रहा था ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक फंक्शन की डेफिनेशन। अब लॉक करता हूं, आउटपुट क्या आ रहा है? ऐसा क्यों? एक बार अगर कोई फंक्शन चल गया, उसका काम खत्म हो गया, तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है रिमूव हो जाता है। स्टैक में तो यही होता है ना। तो फिर 30 कैसे चला? ए और बी की वैल्यू कैसे मिली इसे? ये तो फिर इंडिपेंडेंट फंक्शन बन गया ना। अगर आप देखो यहां पे तो ये इंडिपेंडेंट फंक्शन बन गया, राइट। अब ये कैसे चल गया, इसी चीज को समझते हैं अब, ठीक है भाई। क्लियर। एक एक चीज को, पॉइंट को समझना, क्योंकि एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, ठीक है। जब कभी भी आप, इसको मैं क्लोज करता हूं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को देखते हो, ठीक है भाई। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है आपका मेमोरी फेज और एक होता है कोड फेज, है ना भाई। तो जब कभी भी आप कोई भी नॉर्मल फंक्शन बनाते हो, इस तरीके का फंक्शन, ठीक है भाई, तो उसकी यहाँ पे की बनेगी और यहाँ पे डेफिनेशन आएगा, इसका पूरा डेफिनेशन आएगा इसके अंदर। यही चीज देखी थी लास्ट क्लास में हमने। फिर जब आप इसको कॉल करोगे, तो वो कॉल जब होता है वो कोड फेज में आने पे कॉल होता है, ठीक है। तो यहां पे आपने कॉल किया, टेस्टिंग को कॉल किया, तब इसके अंदर का डेफिनेशन चलेगा, ठीक है भाई। जब कभी भी आप किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो कोड फेज में रन करता है, ना कि मेमोरी फेज में वर्क करता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी तो वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, नेस्टेड फंक्शंस, उनकी भी तो मेमोरी एलोकेट होगी,
मेमोरी मेमोरी कब एलोकेट होगी? जब उसको भी तो ब्लॉक मिलेगा। तो यहां पर भी ऐसे एक ब्लॉक बनता है, पहला मेमोरी फेस, दूसरा कोड फेस। ठीक है भाई, और इसको कहते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं? फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, एज सिंपल एज दैट, और किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर? चलो जी, अब मैं बड़ा सा ब्लॉक बना देता हूं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। और मैं यहां पे एम और सी, सी फॉर कोड, एम फॉर मेमोरी, इसको क्लियर करके मैं एक छोटा सा यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं। पहले इसको समझेंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया एडिशन, इसमें a कॉमा बी, और यहां पे लिखा मैंने लेट सम इक्वल टू में आपका a प्लस बी, और यहां पे मैंने लॉक कर दिया सम को। ठीक है, और मैंने यहां पे एडिशन को कॉल किया 10, 20। आउटपुट क्या आएगा इसमें? 30 आएगा। परफेक्ट है। चलो अब इसको समझेंगे। इस वाले स्टेप पे जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये चलेगा, तब ये मेमोरी एलोकेट ये बनेगा, बॉक्स बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, चलो फिर, जब कभी भी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वर्क होता है तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले एक आर्ग्स नाम का या आर्ग्यूमेंट नाम का बोल लो, आर्ग्यूमेंट्स लिख लेना। एक आपके पास यहाँ पे एरे, इसको ब्लैंक एरे क्रिएट होता है। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रहे हो तो इनडायरेक्टली ब्लैंक एरे बनता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पास करोगे तो जब ये कोड फेज में जाएगा, आर्ग्स को यहां मिलेगा, पहले में मिलेगा 10 और दूसरे में मिलेगा 20। मतलब जितनी वैल्यू डालो वो इंटरनली किस फॉर्म में पहुंचेगा? इन दी फॉर्म ऑफ एरे। इसको मैं यहां पे करके भी दिखाऊंगा अभी, आर्ग्यूमेंट्स को कॉल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है भाई, उसके बाद अब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं इनको भी तो मेमोरी एलोकेट होगी, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है फंक्शन के। तो यहां लिख लो ए और बी, इनको मिलता है अनडिफाइंड। ठीक है भाई, नॉट इनिशियलाइजर टाइप ऑफ कुछ नहीं, अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद जब ये यहां पर पहुंचेंगे तो ये आग में से ना 0 इंडेक्स की वैल्यू जाएगी इसके अंदर। ठीक है भाई, फिर बी पे जाओगे तो आग्स में से 1 की वैल्यू जाएगी, इसीलिए यहां पे स्पेस नहीं होता भाई। ठीक है, जो भी आप यहां पास करोगे वो कन्वर्ट होता है एरे में। ठीक है भाई, और जो पहली वैल्यू होगी वो उसको पहला इंडेक्स मिलेगा, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरा इंडेक्स मिलेगा। जब आपके पास जो पैरामीटर होता है उसमें जो वैल्यू असाइन होगी, पहली वाली पहले को क्यों असाइन होती है? बिकॉज इंडेक्स 0 ए को असाइन होगा, इंडेक्स 1 आपका बी को असाइन होता है। ये इंटरनल प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, उसके बाद आपके पास कोई और वेरिएबल, मैंने लेट लिखा था तो इसको क्या मिलेगा? अनइनिशियलाइज। ठीक है, और यहां पे आपके पास सम में क्या मिलेगा? ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, क्या आ जाएगा? 30। लॉक करोगे तो 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई मेथड होता, कोई फंक्शन होता सॉरी, तो उसको भी क्या मिलता? डिस्क्रिप्शन मिलता। ठीक है भाई, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता उसका, और यहाँ एग्जीक्यूट करते तो दोबारा से ये बॉक्स बनता इनडायरेक्टली। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे इस तरीके से वर्क होता है इसके अंदर, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो? ऑल क्लियर?
बाय डिफॉल्ट वैर से होता है, इसीलिए तो वैर के पास अपना फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है भाई, लेट किससे कहीं किसी से कर नहीं सकते। क्लियर। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है जो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉलो करता है। ठीक है। अब कोई कहेगा सर ये कैसे पता चला आपको आर्ग्स है ना भाई। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसको बनाना तो पहले बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर्स मिलते हैं। बाय रेस्ट ऑपरेटर इंटरनली आपका एरे क्रिएट करता है ना, तो ये एरे उठा के दे देता है। नहीं तो ये एरे कैसे कन्वर्ट करता। रेस्ट ऑपरेटर एरे में से ही तो वैल्यू उठा के देता है, नहीं तो फिर एरे कैसे मिलता आपको। डन भाई, लिख लिया। आपको एक कीवर्ड मिलता है आर्ग्यूमेंट्स नाम से। ठीक है भाई, और वो हमेशा फंक्शन के अंदर ही चलता है। ठीक है, वो हमेशा क्या चलता है, फंक्शन के अंदर ही वर्क करता है। तो अगर मैं यहां पे लॉक करता हूं आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये जो आपको मिल रहा है ना, 0 और 20, 10 और 20, सॉरी ये यही तो है। पूरा वो आपको डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर आप इसको इससे बाहर अगर आप यूज करते हो तो वर्क नहीं करता। ये हमेशा एरे के अंदर ही वर्क करता है। ठीक है, और यही है कर्ता धर्ता ऑफ जो वैल्यूज आपको पैरामीटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, कोई डाउट। यहां तक क्लियर, चलो जी। ऑनलाइन में क्लियर है ना भाई। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है भाई, हमने फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जाना। ठीक है भाई, उसमें क्या क्या चीजें होती है वो जानी हमने। एक बार दोबारा से बॉक्स बना लेता हूं मैं, और मैं यहाँ पे बस कोड फेस की बात करूंगा, अब मेमोरी फेस की बात नहीं करूंगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के थ्रू इसको वैल्यू मिल गई। जब रिटर्न होता है, जब रिटर्न होता है, तो रिटर्न में चेक किया जाता है कि आप रिटर्न क्या कर रहे हो। ये वीएस जो आपका V8 इंजन बोल लो या क्रोम ब्राउजर बोल लो, ये चेक करता है, या नोड बोल लो, नोड जेएस, ये चेक करता है कि रिटर्न क्या हो रहा है। ठीक है, अगर रिटर्न कोई एनोनिमस फंक्शन हो रहा है, ठीक है, या कोई दूसरा फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो सॉर्ट ऑफ,
तो ये चेक करता है इस फंक्शन के अंदर कोई ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन ही बना सकते हो, राइट? ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे फंक्शंस जिनको आपने इस फंक्शन के, इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो चेक करेगा कि हाँ भाई इसमें इसने डिक्लेयर नहीं किया है। तो जब रिटर्न होता है ना, तो साथ में इन दोनों की वैल्यू भी ट्रांसफर होती है। अगर आपने ए लिखा है तो ए की वैल्यू भी रिटर्न होती है, या उसका एड्रेस रिटर्न होता है। बी है, बी भी रिटर्न होता है। जो भी आप यहां पे लिख रहे हो, ए बी लिखा, अगर जब कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा, इसी ब्लॉक के अंदर चेक करेगा ना, ए और बी वेरिएबल है कि नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू स्टैक, जिस फंक्शन का काम खत्म हो गया उसको डेफिनेशन गायब हो जाती है उसकी, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा तो खत्म हो जाएगा। बट अगर आप इसको लॉक करते हो तो आपको आउटपुट मिल रहा है 30, इन दोनों का सम। वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज जब कभी भी आप कोई भी रिटर्न करते हो, रिटर्न में आप एनोनिमस फंक्शन पास करते हो, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल या जो भी फंक्शन इसकी डेफिनेशन के अंदर, एनोनिमस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यूज हो रहे होते हैं, उसको चेक किया जाता है वो वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन कहां पर है। ठीक है भाई, अगर वो उसके पेरेंट में डिक्लेयर और डिफाइंड है तो साथ में ये भी डेटा रिटर्न होता है, फंक्शन को तो फंक्शन भी रिटर्न होता है, तभी ये आपका यूज कर पा रहा है ए और बी की वैल्यू, अदरवाइज ये यूज नहीं कर पाता। क्लियर? अगर मैं ए को लॉक करूं बाहर तो आउटपुट क्या आता था, ए इज नॉट डिफाइंड, बी इज नॉट डिफाइंड। बट अगर मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं तो मेरे को वही तो मिलना चाहिए था, ए इज नॉट डिफाइंड, बी इज नॉट डिफाइंड। बट यहां पे ये वर्क कर जाता है बिकॉज साथ में इनकी वैल्यू भी रिटर्न होती है, ये वेरिएबल भी रिटर्न होता है, साथ में वैल्यू भी रिटर्न होती है। और इसी को कहते हैं क्लोजर। जो आप ये देख रहे हो ना, इसको इसको हम क्लोजर कहते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट भाई? ऐसे एनोनिमस फंक्शन जब आप उसको रिटर्न करते हो तो वो अपने पेरेंट के मेथड्स या फंक्शंस बोल लो या उसके वेरिएबल्स बोल लो, उनको एक्सेस कर लेता है एज अ मेमोरी, उसको कहते हैं क्लोजर। दैट्स इट। कोई डाउट? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? पूछ भाई। सर, ये जो आपने पैरामीटर रिटर्न जो हमने लिखा है इसमें तो पैरामीटर कोई दिया ही नहीं है हमने। तो सर ये पेरेंट वाले को ये कर रहे हैं क्या? हाँ पेरेंट भाई, पेरेंट वाले से ले रहा है? तो मैं अभी क्या कह रहा था। जी सर। सर तो जैसे कि आपने बताया उसमें जीसी जैसे बताया, सॉरी एफईसी बताया, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। हाँ तो सर इसमें फर्स्ट वाला में पहले जो था जीई में डेफिनेशन ये हुआ इसका। हाँ फिर देन इसमें हमारा जो हमने जब कॉल किया टी को तब हमारा ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसमें ए और बी का जो भी वैल्यू था हाँ। उसमें उसको मिला। ठीक सर है। तो फिर ये जो है हमारा फंक्शन, जो हमारा अनोनिमस फंक्शन है, हम्म। तो सर इसको क्या मतलब कोई मेमोरी एलोकेट होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि इसका क्यों तो नहीं कोई होगी नाम नहीं। भाई? जब यहाँ कॉल करोगे रिटर्न करेगा, तो भाई आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो ना, तो हाँ जी इसको सर। मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जी जी। तो फिर ओके सर। और सर इसमें इसके बाद से जैसे आपने बताया था कॉल स्टैक का, तो ये जो फंक्शन है सर, तो उसमें जैसे कॉल स्टैक में जाके वो मतलब ये हो जा रहा था, अपना प्लेस हो जा रहा था। तो हम्म। जैसे कि ये जब वर्क अपना कंप्लीट कर लेता है तो इसमें कोई गार्बेज मतलब कोई इसको क्लीन कौन करता है इस गार्बेज स्पेस? कलेक्टर।
गार्बेज कलेक्टर का ही और वर्क होगा कौन ना सर? करता है भाई? जी जी सर, बस यही थोड़ा सा। थैंक यू सर। और कोई डाउट भाई किसी को? तो ये था आपके पास क्लोजर। क्लोजर बेसिकली अपने पेरेंट के वेरिएबल्स जो उसके अंदर यूज हो रहे हैं, उस एनॉर्मल फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, पेरेंट के वेरिएबल्स, पेरेंट के फंक्शंस। मैं फंक्शंस को भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टी नाम से, ए नाम से बना लेता है फंक्शन। इसके आगे फंक्शन लिख लिया, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और लॉक कर लेता हूँ मैं आपका ए, सॉरी फंक्शन, ए फंक्शन लिख देता हूँ मैं आपका। इसको भी अगर आप कॉल करोगे तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अरे ए तो पहले सी है, ए बी सी लिख लेता हूँ, ये तो नहीं है, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो जो भी इसके पेरेंट में रहता है, जो इसके अंदर आप यूज करोगे, उसको एज अ मेमोरी सेव कर लेता है। और जब आप इसको कॉल करोगे तो उसके अंदर का जो डेटा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके के फंक्शंस को हम कहते हैं क्लोजर। दैट्स इट। क्लियर? और कुछ नहीं। अगर आप उसमें जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एनॉनमस फंक्शन ही होता है, वो अपने पेरेंट के जो भी उसके अंदर यूज हो रहे हैं उनके वेरिएबल्स, उनके फंक्शंस को एज अ मेमोरी ट्रीट करता है। अदरवाइज अगर किसी फंक्शन को आप कॉल कर लेते हो, ठीक है भाई, फिर उसके बाद उसका जो स्पेस होता है वो खाली हो जाता है। मेमोरी तो रहती है, लेकिन जो स्पेस एलोकेट होता है, जो और एक्स्ट्रा स्पेस खाली होगा, वो खाली हो जाता है। ठीक है? क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? और जितने भी आप स्टूडेंट्स हो भाई, 12:30 बजे क्यों नहीं आते ऑनलाइन सारे? बाद में ये मत बोलना सर कि आप जल्दी पढ़ा रहे हो, सॉर्ट ऑफ। काफी दिनों से 12:30 बजे क्लास हो रही थी, और बहुत सारे अभी आ रहे हैं। आपके टॉपिक क्लियर नहीं होंगे फिर। फॉर नहीं, 12:45 से क्लास स्टार्ट हो रही थी, सॉरी 12:30। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ये स्पेशल सिंटैक्स है। इसको बहुत यूज किया जाता है, हद से ज्यादा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज होता ही होता है। ठीक है? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। अभी तक कोई ऐसा है जिसने अभी तक जीएस नहीं पढ़ा है ढंग से? जिसने भी जीएस ढंग से नहीं पढ़ा है, भाई पढ़ लो। अभी 1-1.5 हफ्ते का टाइम है। चाहे रिएक्ट हो, चाहे आपका एंगुलर हो, अगर आप उसमें पूछोगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्लास ली थी या नहीं ली थी। बिकॉज वहां पे आपको उससे रिलेटेड बात करेंगे ना। नहीं तो डायरेक्ट एंगुलर पढ़ाते, डायरेक्ट रिएक्ट पढ़ाते, जो जो चीज यूज हो रही होती फिर उसको साथ साथ में बताते। तो मेक श्योर भाई कि अपना जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इश्यूज हैं, वो यहीं पे ही क्लियर कर लो। वहां तक जाने की नौबत ही ना आए। नहीं तो फिर आप वहां पढ़ोगे, बाउंस करेगा सर से। क्योंकि आपका टाइम खत्म हो चुका है, लास्ट टाइम लास्ट चल रहा है आपका जेएस का बस ये। ठीक है? क्लियर है भाई? डन? आगे बढ़े? चलो, नेक्स्ट आपके पास है इंटरवल्स। इसको लिख लीजिएगा।
डन भाई। अब हम यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास एक कोड है, उसको आपको हर 1 सेकंड में एग्जीक्यूट करना है, तो हम वहां पे टाइम इंटरवल्स का यूज करते हैं, ठीक है। पहला आपके पास है सेट इंटरवल। इसका काम होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करना जो इसके अंदर आप पास करोगे, ठीक है भाई। सबसे पहले आप यहां लिखोगे सेट इंटरवल, उसके बाद पैरेंथेसिस फंक्शन को कॉल करोगे। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होगा हैंडलर, जिसके अंदर आप कोड लिखोगे, जिसको आपको हर 1 सेकंड के बाद, हर 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कभी कभार आप कंपनीज में काम करोगे तो देखोगे कि आज आपका बर्थडे है तो आपको पॉपअप मिल रहा है, कल किसी का बर्थडे है तो उसको पॉपअप मिल रहा है। ये होता है, ईआरपी में दिखता है, ठीक है भाई, डैशबोर्ड में बेसिकली। तो वो चेक करता रहता है, ठीक है। कभी कभार आपको मेल पे मेल आते रहते हैं, इनफाइनाइट मेल, हर बार रात के 12 बजे मेल आ रहे हैं, ठीक है। वो एक इंटरवल के बाद आपका वो डेटा शूट किया जाता है, मेल शूट किया जाता है। वैसे ही अगर आपको एक पीस ऑफ कोड है, उसको किसी पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम मतलब हो सकता है 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा के बाद वो कोड को रिपीट करना है, तो आप यहाँ पे सेट इंटरवल को यूज करोगे। मैंने बोला लैग, लॉग, और मैं यहां लिखता हूं लेट्स से टेस्टिंग या सेट इंटरवल कॉल्ड, ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे पास करूंगा टाइम, कि कितने टाइम के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। आप यहां पे जो वैल्यू दोगे वो मिली सेकेंड में होगा भाई, वो किस में होगा, मिली सेकेंड में होगा। तो मिली सेकेंड तो पता ही है ना, 1 सेकंड में कितने मिली सेकेंड होंगे, 1000। तो मैंने यहां पे लिखा 1000, वैल्यू यहां पे मिली सेकेंड में ही रहेगा, चाहे आपका आवर्स में क्यों ना हो। आवर्स को पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट करो, आवर्स को पहले मिनट, मिनट को सेकंड, सेकंड को मिली सेकेंड, और तब वो वैल्यू दो। आउटपुट देखिएगा, कहाँ पे ऊपर कहीं लॉग वो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अच्छा ये, हर 1 सेकंड में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं सेट इंटरवल, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो भी आप इसके अंदर कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। मैं यहां पे लिखता हूं लॉग मैथ डॉट रैंडम, ठीक है भाई, क्लियर है। कोई डाउट भाई ऑनलाइन में? इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है हैंडलर और एक होता है मिनट, या सॉरी एक टाइम। टाइम मिली सेकंड में होना चाहिए, नॉट सेकंड वेकंड कुछ नहीं, मिली सेकंड में, ठीक है भाई, क्लियर है। ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? आगे बढ़े। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, सॉरी कमेंट करता हूं, सॉरी, और यहां पे दूसरे को देखते हैं, सेट टाइम आउट। जो भी आपको करना हो, शो नहीं होता भाई, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना हो, आपको अगर बनाना हो क्या, क्लॉक, तो आप इसकी मदद से बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दूंगा टास्क,
थोड़ा बहुत डॉम मैनिपुलेशन पढ़ लीजिएगा और टास्क करके आइएगा। कल मैं हर किसी के मैं टास्क देखूंगा वो। अब सिचुएशन क्या है, मुझे एक पीस ऑफ कोड को चलाना है, रन करना है, और 5 सेकंड के बाद करना है। एक बार चलाना है बस, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के बाद चलाना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका वेबसाइट में जो पॉपअप आता है वो क्या होता है, जैसे ही आपका लोड होगा, पूरा प्रॉपर लोड हो गया वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं आई, फिर वो जो उसका टाइमर सेट होता है कि लोड होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद उस पॉपअप को मुझे शो करवाना है। तो उसके लिए सेट टाइम आउट यूज होता है, क्योंकि पॉपअप एक बार दिखता है ना पूरे वेबसाइट में, मल्टीपल बार नहीं दिखता। मल्टीपल बार दिखेगा तो सेट इंटरवल। ठीक है। और आपको बस एक ही बार कोड को एग्जीक्यूट करना है, एन नंबर ऑफ टाइम पे नहीं करना। उसके लिए सेट टाइम आउट। इसमें भी दो ही चीज, पहला हैंडलर किस कोड को एग्जीक्यूट करना है, दूसरा आपके पास क्या है, टाइम आउट, कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद, कितने आवर्स के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है भाई। कोड कहां पे एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट में, सर्वर में? क्लाइंट साइड या सर्वर साइड? परफेक्ट। अब यहां पे हम करते हैं, लॉक किया आपके पास, लेट्स से सेट टाइम आउट कॉल, और दूसरी वैल्यू में यहां पे दूंगा आपके पास लेट्स से 5 सेकंड। सेव किया, आउटपुट देखो। ठीक है भाई, ये 5 सेकंड के बाद चला। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? जो भी इसके अंदर कोड लिखोगे, जो डॉम मैनिपुलेशन का कोड होगा इसके अंदर लिख सकते हो आप। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सिचुएशन ये है कि कभी कभार सिचुएशन ये है कि किसी ने भाई इंटरवल ऐड कर रखा है और उसे मुझे नहीं चलाने देना, रोकना है उसको। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से तो रोक नहीं सकते। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं आपके पास क्लियर इंटरवल। मान लो आपका ये कोड है, ठीक है। अब एक सिनेरियो है कि मुझे इसको रन करने नहीं देना। अभी अगर आप देखोगे तो ये रन करता रहेगा, चल रहा है, मुझे नहीं करने देना। तो आप एक काम करो, इसका बनाओ एक इंस्टांस वेरिएबल, और यहां लिख दिया इंटरवल, और यहां पे लिखो क्लियर इंटरवल। उसके बाद जो इंटरवल आपने बनाया था इंस्टांस, उसको पास कर दो। अभी क्या करेगा, इसको एक बार भी रन नहीं करने देगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को वो क्लियर कर चुका है। क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद ये चलेगा, ये रुकेगा ना भाई, 1 सेकंड का टाइम लेगा ना, तो तब तक तो ये चल चुका होगा और ये चल जाएगा, तो उसकी डेफिनेशन क्लियर कर देगा। इसीलिए आपको ये डायरेक्टली अगर आप लिखते हो तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अब सिचुएशन ये है भाई कि मुझे 5 सेकंड के बाद इसको गायब करना है, ये आगे कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। मतलब ये इस तरीके से, जैसे आपने यहां लिखा 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब इंटरवल रुक जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं सेट टाइम आउट, और इसके अंदर पास कर देंगे इसको। ठीक है भाई, और यहां लिख देंगे 5 सेकंड। अब देखो आउटपुट, इसको रिलोड करते हैं। चला एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब नहीं चल रहा। ठीक है,
तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, टाइम के बाद इसको गायब करना, तो सेट टाइम आउट यूज करो कि एक बार चलेगा, मल्टीपल बार तो चलेगा नहीं, है ना। और ये क्या करेगा, इस इंटरवल को क्लियर करने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो अगर आपको इंटरवल को क्लियर करना हो तो वो कर सकते हो। अगर आपको टाइम आउट को भी क्लियर करना हो तो वो भी कर सकते हो भाई। कुछ नहीं लिखना, मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्लियर टाइम आउट। और यहां पे वही काम जो इस पे किया था, लेट टाइम आउट। अब कभी भी इंटरवल रुकेगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी टाइम आउट वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, उसकी डेफिनेशन को हटा दिया है, जिसको कोड को एग्जीक्यूट होना था वो हटा दिया है, क्लियर कर दिया है। क्लियर भाई। तो टाइम आउट को करना हो तो टाइम आउट के लिए क्लियर टाइम आउट। ठीक है भाई। और सेम काम अगर 5 सेकंड के बाद करना तो इसको भी सेट टाइम आउट के अंदर डाल दो। ठीक है। और अगर आपको इंटरवल को क्लियर करना है तो क्लियर इंटरवल। ठीक है, क्लियर भाई। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो जी लिख लीजिए इसको। लिख लीजिएगा, ये वैल्यू मिली सेकंड में होनी चाहिए। किसने एमबीए कर रखा है भाई? कहाँ से किया है? कॉलेज का नाम क्या है? ए ग्रेड में आता हूँ। ए ग्रेड में वो कॉलेज। भाई जो रिनोन हो गए, आईआईएम हो गए। टीयर 1 कॉलेज से कहते हो? भाई बांग्लादेश में जॉब निकली है भाई, 1 करोड़ का पैकेज। मिल भी तो रहा है तगड़ा पैकेज। किसका बज रहा है फोन भाई? मैसेज किसका आ रहा है इतना? कौन है भाई इतना बिजी इंसान? हाँ भाई। वैसे बोल दिया करो भाई कि अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में मैसेज करना। मैं क्लियर इंटरवल भी लिख देता हूँ, टाइम आउट।
डन भाई, लिख लिया। ऑनलाइन में लिख लिया भाई। ऑनलाइन में सबने लिख लिया। बस एक ही रिप्लाई कर रहा, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। परफेक्ट। इस फाइल का लास्ट टॉपिक है भाई आपका डेकोरेटर एंड फॉरवर्डिंग कॉल एंड अप्लाई। ठीक है भाई, लिख लीजिए इसको। फिर हम इसके बारे में जानते हैं। एक सिचुएशन लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। डन भाई, स्टार्ट करें। ऑनलाइन में सबने लिख लिया। यहां पे एक सिचुएशन है, वो क्या है, लेट ऑब्जेक्ट लिखा मैंने। मैं लिखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है भाई, ये है आपके पास। एक और इसे ऑब्जेक्ट वन बना लेते हैं, या ऑब्जेक्ट रहने दो अभी फिलहाल के लिए। लेट मैंने लिखा ऑब्जेक्ट टू, और यहां पे मैंने लिखा गेट फुल नेम। एक फंक्शन बनाया, नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे यहां पे तो लेटर फंक्शन वर्क करेगा नहीं। मैंने यहां पे लॉक किया दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट फुल नेम को कॉल करते हैं। क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? जॉन स्मिथ, पक्का, बढ़िया है। क्यों आया? क्यों आया है सब? ये भाई एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो फिर बट मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी मेथड हो, उसको उसको इसके अंदर में एक्सेस कर सकूं। ठीक है भाई, इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं कॉल एंड अप्लाई। फॉरवर्डिंग एंड डेकोरेटर वही बोलते हैं। ये दो फंक्शन मिलते हैं, एक और मिलता है दिस, सॉरी बाइंड। इसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं रिएक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यूज केस वहां समझ में आता है उसे, वैसे समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर? विदाउट क्लास में उसको समझा नहीं सकता आपको, वो आपको लगेगा ये कॉल और अप्लाई वाला ही तो बता रहे हो, इसीलिए। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट फुल नेम डॉट कॉल, और बस यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूं। ठीक है, दोबारा इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, अप्लाई। मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। आउटपुट में देखो अब क्या आ रहा है, जॉन स्मिथ। मैं ऊपर वाले को हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अब है नहीं। परफेक्ट है। एक काम करता हूं, मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं। इसको लिखा मैंने ओबीजे, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूं। और यहाँ पे मैं ओबीजे को पास कर देता हूं। अब देखो, ठीक है, इसने क्या किया उसको समझो। इसने इसके अंदर जो दिस था ना, वो इसको बाइंड कर दिया अब। ठीक है, पहले केस में इस कॉल ने,
दूसरे केस में जो ये दिस था ना, इसको इससे बाइंड कर दिया, इसीलिए आपको यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम में ये वाला वैल्यू आ रहा है, इसके केस में दिस डॉट लास्ट नेम ये वाली वैल्यू आ रही है, इसमें इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का इंस्टांस आपने किसी दूसरे पास करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है भाई, यह है आपके पास कॉल एंड अप्लाई, मेनली मकसद यही होता है इसका। अब ये दो हैं आपके पास, तो दोनों का काम क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, राइट। मैं एक काम करता हूं, इस फंक्शन के लिए एक बनाता हूं एज वेरिएबल, एक एज वेरिएबल बना ली, लेट्स से मुझे इसको वैल्यू पास करनी है एज को, और यहां पे लिखता हूं मैं आपका प्लस एज। आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आएगा, बिल्कुल अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि अभी देखा था हमने अनडिफाइंड क्यों आता है। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, इस एज की वैल्यू पास करनी है यहीं से ही। ठीक है भाई, तो आप यहां पे इस पे होवर करो, आप यहां पे देखोगे कि जो आपको डेटा चाहिए दूसरा वाला, वो ट्रिपल डॉट एरे के फॉर्मेट में चाहिए। मतलब आप यहां पे कुछ मत करो, इसके अंदर पास करो वैल्यू, लेट्स से 10, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आउटपुट में क्या आ रहा है, 10। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इंस्टांस देने के बाद कॉमा लिखा और 10 पास कर दिया, ये वर्क कर गया। अब मैं इसको देखो, होवर करो, इसमें दूसरे में क्या मांग रहा है, यहाँ पे एरे है, इसमें जो आएगा आपका वो एरे फॉर्मेट में आएगा। मैं यहाँ पे पास करता हूँ 10 लेट्स से, आउटपुट देखना, क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक। तो आपका जो दूसरा वाला वैर, यहाँ पे जो डेटा पास करोगे इसके लिए, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले में इसके बाद वाले को ट्रिपल डॉट करके एरे कन्वर्ट कर देगा, और आर्गुमेंट का फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू इसको रिटर्न कर देगा। ये देखा था हमने अभी। इसमें आपको वो बोल रहा है कि आपको एरे ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला इंडेक्स की वैल्यू होगी उसको मिल जाएगी। अब आउटपुट देखो क्या आ गया, 10। दोनों में फर्क क्या हुआ, एक में आप डायरेक्टली एज अ आर्गुमेंट के तौर पे जो वैल्यू देना चाहो वो दे सकते हो, एक में अगर उस फंक्शन के पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है तो आपको एरे के अंदर पास करना पड़ेगा। इन दोनों में ये डिफरेंस, बाकी दोनों का काम सेम ही है। अगर अब मैं यहां पे लेट्स से टेस्टिंग नाम से एक वेरिएबल बनाऊं, प्रॉपर्टी, और 10 लिख दूं इसको, और मुझे अब इसको एक्सेस करना हो, तो क्या करूंगा मैं, यहां लॉग करूंगा दिस डॉट टेस्टिंग, ऐसे तो लिखूंगा ना। आउटपुट देखना क्या आ रहा है, अब ये जो दिस है, ये जो दिस है, इसके केस में ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब ये नहीं जानता ये इसको। ठीक है भाई, और इसके केस में इसको, इसके केस में ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहां टेस्टिंग नाम की चीज है नहीं है, इसीलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है। आप इसको नॉर्मली अगर आप चाहो तो इसको हटा दो, और नॉर्मल फंक्शन से भी ट्रीट कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर भाई। तो चाहे आप ऑब्जेक्ट के अंदर रखो, चाहे आप नॉर्मल रखो, तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, ये है आपका फंक्शन डेकोरेटर, जिसमें कॉल एंड अप्लाई है। अब चाहे यहाँ पे कितने भी प्रॉपर्टीज हो, इस फंक्शन के अंदर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको किसने बाइंड कर दिया है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें। ठीक है भाई, क्लियर, लिख लीजिएगा इसको। एक और होता है बाइंड, उसको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं आपको रिएक्ट में कंपोनेंट बताता हूँ, क्लास कंपोनेंट, वहां पे आपको एक्चुअल में उसके इसका मतलब समझ में आएगा।
तो इसमें कॉमा लगाओ, इसमें कॉमा लगाओ, इसमें इसमें कॉमा लगाओ। करें? क्या लिखूं मैं? ADDRES एड्रेस, इसमें प्लस किया एड्रेस, यहां लिख दिया ABC। ABC, ठीक है, लिख लीजिए। डन। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो फिर आज हम बात करेंगे एक लास्ट, इसका टॉपिक जो वनीला जावास्क्रिप्ट का रहता है वो है मॉड्यूल। ठीक है भाई, तो टॉपिक डाल लीजिएगा मॉड्यूल। इसके लिए मैं अलग से एक फोल्डर बनाऊंगा मॉड्यूल के लिए। एक इसमें रहेगा index.js फाइल, और एक आपके पास रहेगा यहाँ पे index.html फाइल। HTML5
मैंने इसमें लिखा h1 हेलो वर्ल्ड, या मॉड्यूल लिख देता हूं। जो मैं अभी यहाँ पे करूंगा, हो सकता है अगर आपके पास बहुत पुराना लैपटॉप है वर्क ना करे, उसके लिए फिर आपको नोड जेएस यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास नया वर्जन का लैपटॉप है तो ये आपका फुल्ली चल जाएगा। ठीक है, जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लॉग किया मॉड्यूल ले लेट्स से। ठीक है भाई, स्क्रिप्ट सोर्स डॉट स्लैश आपका इंडेक्स डॉट जेएस, इसको मैं ओपन करता हूँ, मॉड्यूल इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करूंगा, उस स्टेप्स को देखना चाह रहा हूं। पहला क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट लेट्स से आइटम्स लिख दिया, और मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी 3, पेन पेपर, और लास्ट में लिख दिया मैंने पेंसिल। ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे लिखा फंक्शन, प्रिंट मत लिखना, प्रिंट आइटम्स लिखना। एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें आपको एरे चाहिए होगा, प्रिंट आइटम्स में एक एरे चाहिए, और फॉर ऑफ की मदद से मैं उस वैल्यू को, उसके एरे की वैल्यू को प्रिंट कर लूंगा। लॉग किया वैल्यू। अब मैं जब प्रिंट आइटम्स को कॉल करूंगा, प्रिंट बेसिकली होता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन है वो, इसलिए प्रिंट आइटम लिख रहा हूं मैं, और यहां मैंने आइटम्स पास कर दिया। आउटपुट ऑब्जर्व करना, पेन पेपर एंड पेंसिल। ठीक है भाई, 3 वैल्यूज आपको मिल रही हैं, परफेक्ट है। अब सिचुएशन क्या है, अगर आप नोटिस करो, अगर आप एक ही कोड, अगर एक ही फाइल में सारा कोड लिख दोगे तो फाइल लेंदी हो जाएगा, लेंदी होगा तो डिबग करने में दिक्कत होती है। क्यों ना एक काम किया जाए, इन सबको अलग अलग फाइल्स में स्टोर करके यूज किया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं लेट्स से आइटम्स नाम से। ठीक है, और उसके अंदर इसको कोड को कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आना, एरर आना स्वाभाविक है क्योंकि आइटम्स नाम से है नहीं। अगर आप एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा शेयर कर रहे हो तो वो मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, ये ES6 का पार्ट है। ठीक है, आपको ES5 में ये नहीं मिलेगा, ये ES6 का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको मान लो आइटम्स को किसी दूसरे फाइल में आप शेयर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल के अंदर एक चीज लिखनी पड़ेगी, एक सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे ही जो चीज आप उसके अंदर लिखोगे वही दूसरे फाइल में उसको एक्सेस कर सकता है। क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट लिखिए और करली ब्रेसेस। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए आइटम्स। जो इस एक्सपोर्ट के अंदर आप लिखोगे वेरिएबल, जिस जिस वेरिएबल को लिखोगे उस वेरिएबल का डेटा आप दूसरे फाइल में यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो उसके लिए क्या लिखोगे, जिसको दूसरे फाइल में एक्सेस करवाना, एक्सपोर्ट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस फाइल में उस आइटम्स नाम का डेटा अगर वैल्यू चाहिए तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। ठीक है भाई, जिसको वैल्यू को यूज करना है किसी दूसरे फाइल का तो इंपोर्ट लिखोगे, अगर शेयर करना है तो एक्सपोर्ट लिखोगे। जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वो बता रहा हूं मॉड्यूल टाइप। एक होता है कॉमन जेएसपी, ठीक है, जिसमें रिक्वायर्ड लिखा आता है, और इस तरीके से नहीं लिखते, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखते हैं। वो मैं नहीं बात करूंगा यहाँ पे, वो नोड जेएस का टॉपिक है। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंपोर्ट, और उसके बाद अगर आप कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ऐसे कुछ लिख रहे हो
तो यहां पे जब इंपोर्ट करोगे ना, ठीक है, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। और आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते यहां पे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आपको जिस चीज को यूज करना है उसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और अगर आपको आइटम को डिस्ट्रक्चर करना है तो आइटम का नेम देना पड़ेगा। जिस ऑब्जेक्ट में जिस प्रॉपर्टी को आपको डिस्ट्रक्चर करना होता था उसी को तो लिखते थे ना वैसे, राइट। उसके बाद फ्रॉम, फिर यहां पे लिख दो डॉट स्लैश आइटम्स डॉट जेएस, इसको लिखना मत भूलना, आउटपुट नहीं आएगा। अभी भी आपको यहां पे एक एरर देखने को मिलेगा, कैनॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको सिंपल यहां जाके एक टाइप लिखना है और इसमें लिख दो मॉड्यूल, ठीक है भाई। अब आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल एक्सपोर्ट्स कर सकते हो, मल्टीपल, जितना आपका मन करे, इस तरीके से। अगर आपको अच्छा लगता है इस सिंटैक्स को, ठीक है, नहीं तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस सिंटैक्स को यूज नहीं करना, ऐसे यूज करना है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है भाई। आउटपुट देखोगे सेम आएगा, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के आगे एक्सपोर्ट लगा दो, उसको यूज करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस ही यूज करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। वही नेम दोगे जो इसके अंदर नेम होगा, ये नेम होगा, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए नाम। डिस्ट्रक्चरिंग में यही तो पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट में नाम सेम होना चाहिए तभी डिस्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज क्या आएगा, अनडिफाइंड, राइट भाई, क्लियर है। तो ये था आपके पास, ऑल क्लियर भाई, कोई डाउट, कुछ पूछना भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई, क्लियर है। इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग इनकी वैल्यू को, या केवल इंपोर्ट ही कर सकते हैं हम लोग? केवल इंपोर्ट, चेंज करना तो यहाँ कीजिए, या तो फिर इसके बाद इंपोर्ट करने के बाद फिर आइटम्स लिखिए, उसको वैल्यू को ओवरराइट कीजिए, ठीक है। कोई डाउट भाई किसी को, क्लियर है। लिख लीजिएगा, पहले एक बार देख लो। ये तो हो गया पहला काम आपका, ठीक है भाई, कि हाँ भाई आपने यहां पे एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं कट करता हूं और यहां पे मैं लिख दिया प्रिंट आइटम्स डॉट जेएस नाम से, पेस्ट कर दो। ये अलग फंक्शन है ना, ठीक है भाई, किसी दूसरी जगह पे है, अब मुझे इसको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मैं कैसे यूज करूंगा, एक तरीका ये है, ये कर लो या इसके आगे एक्सपोर्ट लगा लो, ठीक है। मतलब मैं यहां पे लगाता हूं एक्सपोर्ट, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखते हैं एक्सपोर्ट, कर्ली ब्रेस में आप प्रिंट फंक्शन लिखता, ये भी वर्थ इट था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं और यहाँ पे जाके मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा, प्रिंट फंक्शन ऐसे कर लूंगा, आउटपुट आपका आ रहा है। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे को कर्ली ब्रैकेट यूज करूं, मेरे को विदाउट कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे काम करना हो। अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट लिखना कंपलसरी है, कंपलसरी बोलो, कंपलसरी है, ठीक है भाई। बट अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है भाई। तो कैसे करें, इसके लिए एक स्पेशल सिंटैक्स होता है,
जो पहले लिखोगे एक्सपोर्ट, फिर लिखोगे डिफॉल्ट, और फिर उस फंक्शन का नाम, उस वेरिएबल का नाम, उस क्लास का नाम जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट आइटम्स। ठीक है। अगर आप किसी भी फंक्शन, किसी वेरिएबल, किसी क्लास को, जो भी आप बना रहे हो जो वैलिड है, ठीक है, उसको आप एक्सपोर्ट करते हो डिफॉल्ट के साथ, तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। अब आपका आउटपुट सेम आ जाएगा। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लगा रहे हो, अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लगा रहे हो, तो पूरे फाइल में, जो ये फाइल है प्रिंट आइटम्स नाम की, इसमें एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। चाहे वेरिएबल एक्सपोर्ट करना हो, चाहे आपको फंक्शन को एक्सपोर्ट करना हो, चाहे क्लास को एक्सपोर्ट करना हो, आप मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज नहीं कर सकते। पूरे फाइल में बस एक ही होना चाहिए। अगर आपको यहां पे करना है तो आप जितना कर मन चाहे इस तरीके से करो, जितना मन करे करो, लेकिन आप यहां पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पूरे फाइल में एक ही होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है ना। अब जो मैंने यहां पे किया है, मैं यहां पर भी इसको अप्लाई कर सकता हूं, बस ये वेरिएबल के केस में वर्क नहीं करेगा, फंक्शन और क्लास दोनों में ऐसे डायरेक्ट लिख दो तो भी वर्क कर जाएगा। ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसी फाइल में एक और वेरिएबल बना, लेट टी बनाता हूं, और इसमें वैल्यू कुछ भी दे दी, जबरिश वैल्यू, और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूं। लेट्स से मैं वेरिएबल को कभी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डायरेक्ट ऊपर बाहर नहीं लिख सकता, मतलब इस तरीके से नहीं लिख सकता, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे नहीं लिख सकता, ये मुझे एरर दे देगा। ऐसे पक्का लिख सकता हूं मैं, ठीक है, बट इसको यूज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट है ना, तो मैं इसको हटा के अब मैं यहां पे इसको, इसकी जगह पे प्रिंट आइटम की जगह टी लिख देता हूं। क्या आ रहा है यहाँ पे, अंडरलाइन में कुछ एरर टाइप का आ रहा है। पूरे फाइल में बस एक ही होना चाहिए, चाहे वेरिएबल को एक्सपोर्ट करो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, चाहे क्लास को करो, चाहे फंक्शन को करो, पूरे फाइल में एक होना चाहिए। मल्टीपल नॉर्मल वाले एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, उसको यूज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैंने इसको हटा के इसको क्लोज कर लेता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका था। मान लो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, अब मुझे इसको यूज करना है, मैं इसकी जगह टेस्टिंग लिख लेता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है भाई, उसके बाद टी। अब मैं टी को लॉक कर लेता हूं। ठीक है भाई, आउटपुट आ गया, क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। एक फाइल में एक ही होना चाहिए, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मल्टीपल नहीं कर सकते हो। ये आपका एप्लीकेबल रहेगा फंक्शन के लिए, सॉरी ये तो वेरिएबल के लिए, वेरिएबल, उसके बाद आपका फंक्शन और क्लास, बाकी जो भी सिंटैक्स आपको मिलता है, जनरली ये तीन चीजें ही होती हैं। वेरिएबल, ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई डेटा टाइप जो हो रहा है आपके पास, फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकता है। अगर आपको इस तरीके का सिंटैक्स परफॉर्म करना है तो ये फंक्शन और क्लास के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है भाई, आगे जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप लगा रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वेरिएबल के साथ वर्क नहीं करेगा ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। अगर आप एक फाइल में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक लिखते हो तो परफेक्ट है, एक से मल्टीपल नहीं लिख सकते। आपके पास 10 फाइल है, 10 फाइल में एक एक करके अलग अलग फाइल में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लिख दो, वर्क कर जाएगा। ठीक है भाई, नॉर्मली अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से करोगे, यहाँ पे फंक्शन का नेम पास कर दो, क्लास का नेम पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब यूज करोगे तो कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है भाई। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है इसका मेन मकसद क्या है।
क्यों ये एक ही कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह लिख दिया P, और यहां पे मैं P लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं लॉग करके देखता हूं, कोई एरर आया, नहीं एरर आया। चलो मैं P को ना लॉग करके देखता हूं, P को ही, आउटपुट देखो क्या आ रहा है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। एक्चुअली में करता क्या है, जब कभी भी आप किसी को भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हो, तो जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हो, अगर नॉर्मली इंपोर्ट करोगे तो आपका नेम सेम होना चाहिए जो वहां पे आपने एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि डिस्ट्रक्चर की पॉलिसी है। बट जब कभी भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उसका कुछ भी नाम दे सकते हो आप, कुछ भी नाम। जब वो हिट होगा तो उस पेज में जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है ना, उसकी डेफिनेशन हिट होती है, ठीक है भाई। इसीलिए ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। मान लो मल्टीपल होता तो किसको करता एग्जीक्यूट, वो कंफ्यूज हो जाता। दैट्स वाई ये आपका एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बोलता है। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई, इसीलिए एक आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कह रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई। आप यहां पे इसका नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। बस सिचुएशन ये है कि भाई इसका नेम चेंज करना हो तो, इसका समझ में आ गया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, कुछ भी नाम दूंगा डायरेक्टली उसी को ट्रिगर करेगा जो वहां पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। बट अगर मुझे इसका नाम चेंज करना हो इस पूरे फाइल के लिए, तो आप यहां पे यूज करोगे एलियासेस, AS, और यहां लिख दो लेट्स से I। अब पूरे फाइल में आइटम्स नाम से नहीं जानोगे, I नाम से जानोगे, जो हमने रीनेमिंग में किया था, याद है। और मैं अब इसकी जगह में I लिख देता हूं, सेम आउटपुट, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था आपके पास मॉड्यूल, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। बेसिकली मॉड्यूल का काम होता है किसी दूसरे फाइल से किसी दूसरे फाइल में डेटा गेट करना या डेटा सेंड करना। मॉड्यूल का मेन मकसद यही होता है। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। इस सबको लिख लेना, आई index.js फाइल, प्रिंट item.js फाइल और items.js फाइल, ठीक है। और आपका वनीला जावास्क्रिप्ट खत्म। तो जैसे हम एक्सपोर्ट एक बार ही कर सकते हैं डिफॉल्ट वाला, हाँ, तो इंपोर्ट भी उसको एक बार ही कर सकते नहीं, इंपोर्ट 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 के लिए थोड़ा ना कुछ भाई। हैं। तो जैसे हमने इंपोर्ट में एक नया नाम दे दिया उसे, हाँ, ठीक है, तो सर अगर हम दो नए नाम दे दें और दोनों को वो करें, दो एक टाइम पे एक ही नाम तो दोगे उसको नहीं सर, अगर हमने दो दे दिए तो वो दोनों में जाएगा कि एक में जाएगा? भाई, 2 बार इंपोर्ट लिखना पड़ेगा फिर तुम्हें। इसमें नाम दो A और इसमें नाम दो B, तब आप इसको यूज करो। इसको लिखा A, इसको लिखा B, आइडेंटिफाइड T है, T को 2 बार डिक्लेयर किया था ना, इसको हटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, नीचे वाले को हटाता हूँ, ठीक है। एक टाइम पे एक ही नाम तो दोगे, 2 नाम थोड़ा ना दोगे, ठीक है भाई। इसको लिख लीजिए। आपका वनीला जावास्क्रिप्ट खत्म, कल से डॉम स्टार्ट।